मेन स्ट्रीम मीडिया है। और ख़ासतौर पे हम ये बता देना चाहते हैं कि जो पिलर है ख़ासतौर पर डेमोक्रेसी का मीडिया, वो हम सब जानते हैं कि ध्वस्त हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। आज जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है और हम हर साल मनाते हैं। बेसिकली हम चाहते हैं कि एक मानव अधिकार सबसे सर्वोपरि है और सबसे सर्वोपरि और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर एक लोकतंत्र के अंदर में। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से, जब से ये सरकार सत्ता में आई है, तो कहीं ना कहीं मानव अधिकार का हनन रोज़ाना हम लोग देख सकते हैं। आज स्थिति ये है कि जिस तरीके से लोग सरकार की नीतियों पर सवाल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनको जेलों में डाला जा रहा है, उन पे अलग अलग तरीके के केसेस लगाए जा रहे हैं जो कि वो सरकार की नीतियों पे सवाल ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बोल रहे हैं। ये लोकतंत्र की और हमारे संविधान की खूबसूरती है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब संविधान और ख़ासतौर पर लोकतंत्र की बात आती है तो हम उस दौर में जाते हैं जिस दौर में लोकतंत्र को बनाने के लिए ख़ासतौर पर, और हमारे जो फोर फादर्स थे जिन्होंने लोकतंत्र और ख़ासतौर पर इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी, वो एक बहुत अहम लड़ाई थी। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि आज जिन्हें संविधान पर विश्वास है, जिन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है, उन्हें कम से कम इस देश की आज़ादी को देखते हुए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमें अपने अधिकारों के लिए बातचीत करनी चाहिए। आपने ह्यूमन राइट्स की बात की, अभी सबसे बड़ा एक ह्यूमन राइट्स उसमें जो है वोटिंग करना भी आता है, राइट? वोटिंग करके 153 प्लस की सीट दे दी है गुजरात में। आपको क्यों लग रहा है फिर लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है? कहीं ना कहीं लोग खुश हैं तभी तो उनको जिता रहे हैं। नहीं, अब खुश मैं तो नहीं समझता खुश हैं, क्योंकि वो आप सब भी जानते हैं कि इस देश में जो बेसिक चीज़ है उसके लिए भी एक आम आदमी जूझ रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान तो हम सुनते थे, आज स्वास्थ्य की व्यवस्था है, एजुकेशन जो सिस्टम है हमारे देश का। लोग उन समस्याओं को परे हटाते हुए विकास के मॉडल को देखते हुए उनको बार बार जिताए, चाहे वो यूपी हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर गुजरात हो। आपने मैडम गुजरात की जो बात कही, अब ये देखिए कितनी भयानक है कि जो मोरवी में जो घटना घटी और कितने सारे लोग मर गए और वहाँ से भी बीजेपी का लीडर जीत जाता है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक जो चुनाव है ख़ासतौर पर, ये भी एक संदेह में है। और जिस तरीके से ईवीएम की जो हम बात कहते हैं, अब मशीन है, टैंपर हो सकती है, तो सरकार ये भी कर सकती है कि जिस तरीके से अपने हिसाब से कई सीटों पर अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है। तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए खास तौर पे खतरा है। और होता ये है कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक है। कुछ सीट्स तो समझ आती है, 150 प्लस कहाँ से समझ आ रही है आपको कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, टेम्पलेट किया जा सकता है? अब देखिए, अब मैं समझता हूँ कि इस देश में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सस्ती शिक्षा हो, रोज़गार हो। लेकिन जो सीट की बात है, तो मैं आपको सीट की बात बताऊं, जिस तरीके से आज इस देश में जो हुकूमत है वो जनता को एक नंबर की तरह देख रही है। ये वोटर्स हैं, बस इनका काम है वोट डालने के बाद में इनका और कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी जो बेसिक चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। और जो नंबर बढ़ रहे हैं, आपने बताया इतनी लंबी तादाद में, तो मुझे लगता है कि सरकार अपने जो एजेंडा है उस पर काम कर रही है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कह रही है, मुझे लगता है कि वो भी जो लोग होंगे, जो समर्थक होंगे, उन्हें लगता है कि ठीक है, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो एक खूबसूरत जैसा वो कल्पना कर रहे हैं, शायद उनके मंसूबे फुलफिल हों। जी, आप ये यूएपी के लिए पूरा आपने आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से जन आवाज़ उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि जो लोग देश के खिलाफ गतिविधियां कर रहे थे, आतंकवाद की जो गतिविधियों को रूप देने वाले थे, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है। तो क्या दिक्कत है उसमें? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो लोग आतंकी गतिविधियों में हैं उनको जेल में जाना चाहिए, क्योंकि उनको सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि संविधान, हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। वो किसी एक व्यक्ति या समुदाय के लिए अलग तरीके से ट्रीट करेगा और दूसरे के लिए अलग, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये सरकार, कहीं ना कहीं सरकार के जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, वो तमाम अलग अलग जगह से वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वो तमाम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो फ्री घूम रहे हैं। और उनके साथ साथ सरकार उनको
जेड प्लस सिक्योरिटी दे रही है। और जो लोग उनकी बेसिक चीज़ों पर और ख़ासतौर पर जो बुनियादी बातों पर कोई सवाल कर रहा है तो उनको किस तरीके से जेल में डाला जा रहा है और उन पर यूएपीए लगाया जा रहा है, जो कि ये हमें लगता है कि ये काला कानून है। इसे रिपील किया जाना चाहिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि आज के संदर्भ में ये हमारे समाज, हमारे देश के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने भाषण में कहा है कि इतनी जेलें किस लिए बनाई जा रही हैं, और हो सकता है कुछ अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ थप्पड़ मारने या सिर्फ गाली देने के लिए जमानत होने के बाद भी उन्हें जेल में रखा जा रहा है और बड़े कैदी छूट जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं राष्ट्रपति जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो काबिले तारीफ़ है, क्योंकि उन्होंने जो सच्चाई है उस चीज़ पर रखा और जो हकीकत है वो सबके सामने बात रखी। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय ने जो बात रखी है वो एक जेन्युइन और बुनियादी सवाल है कि आज इस देश में जो समस्या है वो रोज़गार की समस्या है। यूथ के पास रोज़गार नहीं है। हमने देखा पीछे कोरोना काल में हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, स्वास्थ्य व्यवस्था हमें पता लगा कि किस तरीके से चरमराई हुई है। आज भी लोग भूखमरी से मर रहे हैं अलग अलग स्टेट में, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्राइबल एरिया है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से सरकारें जेलें बनाने की बात है और राष्ट्रपति महोदय ने जो सवाल रखा वो एक बहुत ही वाजिब सवाल है। इस सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो ज़रूरत है उस चीज़ पे काम करें। आपने यूएपीए की बात की, जो हमने देखा एनआरसी के टाइम पे टर्म थी जो लोगों के आम जन तक पहुंची थी, ठीक है, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हुई थी। उसी टाइम हमने देखा कि एक पक्ष को जेल में डाल दिया गया, दूसरे पक्ष में जिनका मैं नाम नहीं लूँगी उन्होंने खुलेआम बोला था कि गोली मारो सालों को। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार किसी एक खिलाफ, एक ही पक्ष के लोगों के खिलाफ जो है ये कर रही है। डेफिनेटली ये बात मैं बोल चुका हूँ पहले भी कि सरकार कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है, और ख़ासतौर पर हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप डिस्क्रिमिनेट करें। लेकिन सरकार ने, हम ये जानते हैं कि सरकार के समर्थन और सरकार के साथ में जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो लोग थे उन लोगों ने खुलेआम नारे दिए और वो लोग फ्री होकर घूम रहे थे। और जो लोग एनआरसी, सीए और इसका विरोध कर रहे थे उनको जबरन पुलिस ने एफआईआर किया और आज भी वो लोग जेलों में हैं। उन पर एलिगेशन लगाया गया कि उन्होंने देश तोड़ने के नारे लगाए और देश विरोधी काम किया। तो वैसा ही जैसा काम इस सरकार के, जो मौजूदा सरकार है उसमें रहने वाले लोगों ने किया, वही उन्होंने अपनी बात रखी है। अब संविधान इस देश में सबको बराबर अधिकार देता है और ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो आज़ादी से अपनी बात रख सकता है, जो कि संवैधानिक दायरे के अंदर में वो उसको आज़ादी है। कानून तय करेगा ना कि अगर किसी को लग रहा है कि उसने गलत बोला है, उसके न्याय के कानून के हिसाब से वो जो कानूनी कार्यवाही हो रही है उसको कोर्ट तय करेगा कि उन्होंने सही बोला है, गलत बोला। अब मैडम इसमें ये है कि जो कोर्ट की जो बात है वो कोर्ट की, अब आप देखते हैं कि यूएपीए जिन लोगों पे लगाया गया, अब उसमें देख लीजिए कि कितने % लोगों का कन्विक्शन हुआ है। कोर्ट ने भी ये बोला है कि इलीगल तरीके से लोगों को भरा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मैं वकालत करता हूँ दिल्ली में और अलग अलग कोर्ट्स में देखता हूँ, तो ये मैं महसूस करता हूँ कि जिस तरीके से सरकार केस तो बना रही है पुलिस के माध्यम से, लेकिन कोर्ट में वो चल नहीं पा रहा है। क्यों जी, आखिरी सवाल लूंगी। आपने कहा जनादेश की बात की और आपने दूसरी तरफ कही कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी की जा रही है, कोशिश की जा रही है। अगर देश का जनादेश पे देश चलता है, जो जनादेश का आदेश होता है वो इस पे चलता है, तो लोग, तो आपको नहीं लगता लोग झूम रहे हैं एक तरफ, उनको भी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बने, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है आप कुछ लोगों को? सवाल ये कि इस देश की आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर जाति के लोगों ने बराबर तरीके से पार्टिसिपेशन किया और बराबर तरीके से अपनी शहादत दी। और आज ये 21st सेंचुरी में आकर हम बोलें कि हम इस देश को एक धर्म का राष्ट्र बनाएंगे, एक धर्म का बनाएंगे,
हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और उसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि एक डाइवर्स कंट्री है और डाइवर्सिटी के साथ साथ हम ये समझते हैं कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन नाम की भी चीज़ है जो कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, किसी भी धर्म किसी भी जाति को अलग थलग नहीं देखता। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति या पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से कि जब हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे या मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, कोई भी राष्ट्र बना देंगे, ये राष्ट्र हम सबका है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, इन सब ने इस देश की आज़ादी में बराबर तरीके से कंट्रीब्यूट किया और अपनी शहादत दी, ये सोच के दिया कि ऐसा भारत होगा जो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन आज इस तरीके से जो सरकारें कर रही हैं वो बिल्कुल एक तरफा है, वो गलत है और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। कौन लग रहे हैं वो, कौन कुछ लोग हैं? वो कुछ लोग हैं जो इस पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करते हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी के जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो लोग को खुश करने के लिए कर रही है। अदरवाइज और क्या है, मैं तो यही समझता हूँ जी। मानव अधिकार के लिए आप और किस तरह से इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे? देखिए हमारी ये लड़ाई कोई ऐसा नहीं कि अभी से स्टार्ट है। जब 2014 में सरकार आई उससे पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारी चीज़ें होती रहती थी, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि अगर हम मानवाधिकार की बात करते हैं तो सरकार और ख़ासतौर पर सरकार के फॉलोअर्स ये मानते हैं कि जी ऐसा हम भारत बना रहे हैं और ऐसा इस तरीके से कि जी वो जो मानवाधिकार की बात करता है वो अल्टीमेटली टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, टेरर को बढ़ावा दे रहा है। इस तरीके की जो ये मानसिकता इस्टेब्लिश किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। और ख़ासतौर पे हम ये बता देना चाहते हैं कि जो पिलर है ख़ासतौर पर डेमोक्रेसी का मीडिया, वो हम सब जानते हैं कि ध्वस्त हो चुका है। अब कुछ बचा नहीं है कि बताने को या करने को, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है बिल्कुल वो सरकार की ही बात बोल रही है, सरकार के अकॉर्डिंग चल रही है, वो जनता की बात नहीं उठा रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मीडिया का काम है, जैसे कि आप लोगों ने सवाल करे सर, हमारे प्रधान सेवक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 2014 से लेकर अब तक की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, तो ये बड़ी विडंबना है और ख़ासतौर पे उन्हें डर लगता है, मुझे लगता है किससे। सारे सवालों के जवाब देते तो हैं हर स्टेट में जीत के आके, वो तो फिर अपने हिसाब से सवाल बनाते हैं, अपने हिसाब से जवाब होते हैं। जनता का ही तो जवाब जनता दे रही है ना, उनके जवाब उनके बिहाफ पे। देखिए जनता अब उनके देती है बहुमत के साथ में। अब मैंडेट का मैंने बताया पीछे कि जिस तरीके से कोई मशीन है उसको टैंपर किया जा सकता है, ईवीएम है उस पर सवाल है। और ख़ासतौर पर तो ये सवाल सिर्फ उन्हीं स्टेट में नजर आता है जहां वो जीतते हैं, या कहीं और कोई जीतते हैं वहां भी नजर? वो हर जगह होता है जहाँ पे कोई मनी से मसल से सब तरीके का इस्तेमाल करते हैं। और हम जानते हैं कि आज भी लोग इस देश में खाने के लिए जूझ रहे हैं। अब मौके पे सरकार आती है और सरकार उन्हें चंद पैसे देती है और उसके बेसिस पर वो अपने सत्ता में काबिज कर लेते हैं, जो कि बड़ा खतरनाक है, और वो वोट खरीद लिए जाते हैं सीधे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तमाम सवाल जो है आपको जो दिल्ली का जंतर मंतर है वहाँ से उठते हुए नजर आएंगे, जिसका सीधा सीधा असर 2024 में कितना होगा कितना नहीं, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। उसके लिए हमें 2024 का इंतजार करना होगा।